व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम एक हॉरर कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही अमेजिंग मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक जापानीज़ आदमी को देखते हैं जो कि नदी के किनारे मछली पकड़ रहा होता है। वो मछली के लिए चारा बनाता है जिसमें कि वो हुक में एक कछुए को फंसाता है। वेल, ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम सुबह का समय देखते हैं जहाँ पर हम सार्जेंट जोंग गू को देखते हैं जिससे कि एक कॉल आता है कि उनके टाउन में एक लाश मिली है। वेल गाइस, यहाँ पर जोंग गू की फैमिली को भी देखते हैं हम जिसमें उनकी एक छोटी सी बेटी होती है। अब जोंग गू उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये लाश मिली थी। दोस्तों, ये लाश एक लड़की की थी और उस लड़की को उसी के हस्बैंड ने मारा था, जो कि काफ़ी अजीब लग रहा था। जब इस आदमी को हम देखते हैं तो उसके पूरे शरीर में फोड़े हो गए थे और उसकी आंखें भी सफ़ेद हो गई थी। जब जोंग घर के अंदर जाता है तो पता चलता है कि इसकी वाइफ को कहीं और मारा गया और उसे मारने के बाद यहाँ पर लाया गया है। जोंग को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि किसी ने इसे 22 बार स्टैप करके बेरहमी से मारा गया है। थोड़ा छानबीन करने पर जोंग उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर लड़की को मारा गया था। यहाँ पर उसे कुछ सूखे हुए फूल मिलते हैं जिसे देखकर वो उसमें खो जाता है और जोंग को जब उस जगह को देखता है तो वो पता चलता है कि ये कातिल काला जादू में विश्वास करता था और हो सकता है कि इसी वजह से उसने अपनी बीवी को इतनी बेरहमी से मारा है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर जोंग का पार्टनर उसे एक डरावनी कहानी सुनाता है कि जंगल में एक जापानीज आदमी रहता है जो कि शैतान है। उसने सुना है कि वो आदमी जानवर का कच्चा मांस खाता है और वो आधा नंगा घूमता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल है और एक दिन एक आदमी जंगल में फंस गया था और वो शैतान ने उसे भी नहीं छोड़ा, वो उस पर भी हमला कर दिया था। ये कहानी जब जोंग सुनता है तो उसे काफ़ी वाहियात लगती है और बोलता है कि हो सकता है कि उसे किसी जानवर ने खाया हो। इसी पर यहाँ की लाइट चली जाती है और तभी जोंग को बाहर एक बिना कपड़ों वाली लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो अपने पार्टनर से बाहर चेक करने के लिए बोलता है लेकिन अभी बाहर कोई नहीं होता है। वो लड़की अचानक से गायब हो गई थी। ये सब देखकर जोंग को अब बुरे बुरे सपने भी आने लगे थे और वो बहुत ही डरा हुआ महसूस करने लगा था। अब अगले दिन टाउन में एक और हादसा हो जाता है जहाँ एक घर पूरी तरह से जल जाता है। जब जोंग ये देखता है तो वो और ज़्यादा इसे देखकर डर जाता है और इसी बीच हम एक पागल लड़की को देखते हैं जिसका कि ये घर होता है। वो लड़की का नाम अजूमा होता है और अजूमा बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वो तभी जोंग पर हमला कर देती है और जोंग ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ चिल्लाता है और इसे ऐसा चिल्लाता देखकर सभी जो उसके साथी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उस पर खूब हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि एक पुलिस वाला होकर भी वो इतना ज़्यादा डर गया। उसके बाद जब जोंग पुलिस स्टेशन में आता है तो उन्हें याद आता है कि वो लड़की जिसे कल रात उसने बिना कपड़ों के देखा था वो कोई और नहीं बल्कि अजूमा थी। अब जोंग उस लड़की से कुछ पूछताछ कर पाता कि अगले दिन वो अपने आप को पेड़ से लटका कर फांसी लगा लेती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि अजूमा ने पहले सभी लोगों को चाकू मारकर मारा था और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। और यहाँ पर जोंग को पता चलता है कि अजूमा पहले ऐसे नहीं थी। जब से जापानीज आदमी ने उसके साथ गलत काम किया है वो पागल हो गई और रातों को बिना कपड़ों के घूमती है। और ये सब सुनकर जोंग को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि वो जापानीज आदमी जो कि शैतान है उसकी कहानी सच है। इसके बारे में वो अपने पार्टनर से डिस्कस करता है और दोस्तों तभी वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि जोंग को बताती है कि उसने ये सारे खून होते हुए देखे हैं। वो बताती है कि उस दिन अजूमा एक तांत्रिक को लेकर यहाँ पर घर में आई थी जिससे कि उसके घर वालों ने उसे भगा दिया और इससे गुस्सा होकर उसने अपने सभी घर वालों को जान से मार दिया, यहाँ तक कि बूढ़ी लेडी को भी उसने नहीं छोड़ा। यहाँ पर ये लड़की ये भी कंफर्म करती है कि ये सब उसी जापानीज़ आदमी ने करवाया है जो कि एक शैतान है। अगर जोंग को वो बार बार दिख रहा है तो इसका मतलब उसका अगला शिकार जोंग होने वाला है। वो आदमी लोगों को मारता है और उनका खून पी जाता है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद जोंग को एक आई विटनेस मिल जाता है तो वो अपने पार्टनर को बाहर जाके कॉल पर ये सारी बातें बताने लगता है। जब दोबारा वो घर के अंदर आता है तो वो लड़की वहाँ से अब गायब हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उसे वहाँ ढूंढने पर जोंग को वही जापानीज़ बूढ़ा आदमी दिखता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसकी फट के फ्लावर हो जाती है और पतलून गीली हो जाती है। जोंग उसे देखकर वहाँ से भागना चालू कर देता है और वो जापानीज़ आदमी उस पर हमला कर देता है। लेकिन अगले पल ही हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक सपना था जो कि जोंग को आ रहा था। वेल गाइस, ऐसे बहुत सारे सपने जोंग को आ रहे थे जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। इसके बाद जोंग को पता चलता है कि उसकी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई है तो इस बात पर वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। और गाइस, इस केस के बारे में और जानने के लिए वो उसी आदमी से मिलता है जिस पर वो जापानीज़ आदमी ने हमला किया था। तो यहाँ पर वो वही बताता है कि उस आदमी ने उसकी हाथ की स्किन को खा लिया था और किसी तरह से वो वहाँ से जान बचा कर भागा है।
अब जोंग उसे उसी जंगल में ले जाता है जहाँ पर ये सारा हादसा हुआ था। यहाँ पर हम एक मरे हुए हिरन को देखते हैं जो कि अब कंकाल बन चुका था। अगले बली दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है। इस जगह पर बहुत ही तेज़ धूप निकली थी, लेकिन तभी अचानक से बिजली कड़कने लगती है और बारिश होना चालू हो जाती है। इसी में एक बिजली आकर उसी आदमी पर गिर जाती है जिससे कि वो ज़ख्मी हो जाता है। जोंग और उसके पार्टनर उसे लेकर तुरंत ही अस्पताल में एडमिट कराते हैं और इसी अस्पताल में अचानक से सभी लोग शोर मचाना चालू कर देते हैं। जब जोंग एक रूम में जाता है तो वहाँ वो दोस्तों वही आदमी को देखता है जिससे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसने अपनी वाइफ को मार दिया था। और यहाँ पर यह आदमी बहुत ही ज़्यादा दर्द से तड़प रहा था और तभी उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। उसके जो फेफड़े होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, उनकी हड्डियाँ बाहर आ जाती हैं। और इसी रात हम देखते हैं कि जोंग की बेटी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और जोंग उसे गले लगाकर उसे शांत करवाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही है। वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मछलियाँ खा रही होती है, जो कि एक बच्ची के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसे देखकर जोंग की मदर उसे बोलती है कि उसकी बेटी के अंदर कोई शैतान घुस चुका है और उसे किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। अब नेक्स्ट डे जोंग अपने पार्टनर के नेफ्यू के साथ उसी जापानीज़ आदमी के घर पर पहुंच जाता है जिसके बारे में ये कहानियाँ मशहूर थी। ये लोग घर के अंदर जाते हैं तो बहुत सारा काला जादू का सामान और किताबें इनको मिलती है। सो यहाँ पर गाइस जब जोंग दूसरे रूम में दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है तो वो पूरी तरह से हिल जाता है। यहाँ पर उन्हें सभी विक्टिम की तस्वीरें मिलती है जिन्हें रिसेंटली अजीब तरीके से मारा गया था। अब इसी पल यहाँ पर जापानीज़ आदमी का जो कुत्ता होता है वो इन पर हमला कर देता है और तभी यहाँ पर वो जापानीज़ आदमी जो आ जाता है और अपने कुत्ते को संभालता है। दोस्तों यहाँ पर जोंग का पार्टनर एक जूता देखता है और हमें आगे पता चलेगा कि ये किसका जूता है। और इसके बाद ये तीनों लोग उस जापानीज़ आदमी से माफ़ी मांग कर यहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में जोंग का पार्टनर पूरी तरह से सदमे में होता है। वो कुछ भी बोल नहीं रहा था और जोंग उसे पूछता है कि उसे ऐसा क्या देख लिया जिससे कि वो पूरी तरह से शॉक में चला गया है। उसका पार्टनर उसे बताता है कि ये आदमी एक हत्यारा है। वो पहले अपने विक्टिम को ज़िंदा होने पर उसकी तस्वीरें लेता है और उनकी कुछ चीज़ें भी चुरा लेता है जिससे कि वो उन्हें पागल कर देता है और फिर उन पर काला जादू करके उन्हें मार देता है। और मारने के बाद वो दोबारा उनकी तस्वीरें लेता है जिससे कि वो उनकी आत्माओं को भी अपने कब्ज़े में कर सके। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि उसने उसके घर पर जोंग की बेटी के जूते देखे थे। दोस्तों जो जूते उसने देखे थे वो किसी और के नहीं बल्कि जोंग की बेटी के थे और वो आदमी अब अगला शिकार जोंग की बेटी को बनाने वाला है। ये सुनते ही जोंग पूरी तरह से हिल जाता है, पूरी तरह से डर जाता है और भागकर घर पर जाता है। घर आने पर वो अपनी बेटी से उन जूतों के बारे में पूछता है कि क्या उसके जूते खो गए हैं, जिस पर उसकी बेटी बोलती है कि उसके कोई जूते खोई नहीं है, वो सभी कुछ सही सलामत है। इसके बाद वो दूसरा सवाल पूछता है कि क्या वो उस जापानीज़ आदमी से मिली है, तो उसकी बेटी हाँ बोलती है। यहाँ पर जोंग उससे कई सवाल पूछना चालू कर देता है और अचानक से उसकी बेटी उससे बहुत ही बदतमीज़ी से बात करने लगती है। वो उन पर चिल्लाने लगती है और यहाँ से जाने के लिए बोलती है। दोस्तों आज से पहले जोंग की बेटी ने उनसे कभी भी ऐसे बात नहीं करी थी। वो उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत से बात करती थी और उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करती थी। तो उन्हें ये सारे जो बदलाव देखकर उन्हें भी शक हो जाता है कि उनकी बेटी के साथ ज़रूर कुछ अजीब हो रहा है। अब उसी रात जब उनकी बेटी सो रही होती है तो वो छुप कर उसकी ड्राइंग देखते हैं जिसमें कि उन्हें एक शैतान की फ़ोटो मिलती है। अब ये सब देखकर जोंग को काफ़ी अजीब लगता है और वो जोंग जब अपनी बेटी के पैर चेक करते हैं तो उस पे पैर पे फोड़े होना चालू हो गए थे, जैसे कि हमने मूवी की शुरुआत में उस आदमी को देखा था। वेल गाइस इसी पर उनकी बेटी की आंख खुल जाती है और वो उन्हें गालियां देना चालू कर देती है कि वो उसके पैर में क्या चेक कर रहे थे। उनकी वाइफ और उनकी बीवी उनकी बेटी को संभालती हैं, लेकिन वो फिर भी उनको लगातार बुरा भला कहती जा रही थी। अब लास्ट में वो ये तक बोल देती है कि वो सबको जान से मार देगी। अब ये सब देखने के बाद जोंग की माँ एक तांत्रिक से मिलती है और वो बताता है कि उसकी बेटी के अंदर कोई शैतान घुस गया है। और अगले दिन जोंग बड़ी गुस्से में उस जापानीज़ आदमी के घर पहुंचता है और घर की तलाशी लेने लगता है। लेकिन दोस्तों अब वो फ़ोटोज़ वहां पर उसे नहीं मिलते हैं क्योंकि उस जापानीज़ आदमी ने वो सारी फ़ोटोज़ जला दी थी। जोंग से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, जिस पर वो आदमी बोलता है कि अगर उसने सच बता दिया तो ये लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। इन सब बातों से जोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक कुल्हाड़ी से उसके घर को तोड़ना चालू कर देता है। इसी बीच उसका कुत्ता फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार जोंग अपना आपा खो देता है और उस कुत्ते को बहुत ही बेरहमी से उस कुल्हाड़ी से मार देता है। उसके बाद वो उस आदमी से बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो इसी तरह से मैं तुम्हें भी मार दूंगा। दूसरे सीन में हम जोंग की बेटी को देखते हैं जिसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी है।
और एक दिन बहुत ही बुरा हादसा इनके साथ होता है। जब जॉन्ग की वाइफ घर के बाहर का गेट खोलती है तो वहाँ पर उसे एक कटी हुई बकरी दिखाई देती है, जिसे कि देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और जब जॉन्ग ये सब देखता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और पैरालाइज हो जाता है। अब थोड़ा आराम करने के बाद वो अपनी बेटी को ढूंढना चालू कर देता है, जिसके बाद उसे एक चीख सुनाई देती है। और जब दोस्तों उस चीख को फॉलो करता है तो वो अपनी पड़ोसी के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे चेक करने पर पता चलता है कि उसकी बेटी ने पड़ोसी को चाकू से मारकर जख्मी कर दिया है। वेल गाइस, उसकी बेटी की हरकतें और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो एक तांत्रिक को बुलाता है जो कि झाड़ फूंक करना चालू कर देता है। जैसे ही वो तांत्रिक झाड़ फूंक करना चालू कर देता है, उसकी बेटी ज़ोर ज़ोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो शैतान उसकी बॉडी से निकल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। झाड़ फूंक कंप्लीट होने के बाद तांत्रिक बताता है कि ये शैतान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और जॉन्ग ने उसे जापानीज़ आदमी को परेशान किया था, इसलिए वो शैतान ये सब कर रहा है। अगले दिन टाउन में एक और हादसा हो जाता है, जहां पर पार्क नाम का एक आदमी ने अपनी बीवी को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। वेल, इसके बाद हम देखते हैं कि वो तांत्रिक अब दोबारा झाड़ फूंक करना चालू कर देता है और इस बार ये थोड़ा हाई लेवल का होता है। वो अपने सामने पार्क की फ़ोटो रखता है और उस पर कील ठोकना चालू कर देता है वो। और दोस्तों, जैसे जैसे वो आदमी कील को ठोकता जा रहा था, जॉन्ग की बेटी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और वो जापानीज़ आदमी भी बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा था। अब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर जॉन्ग उसे बर्दाश्त नहीं होता और ये सब उसे रोकने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो सारा सामान फेंकना चालू कर देता है और इसके बाद सभी को यहाँ से भगा देता है। सब होने के बाद वो अपनी बेटी को अस्पताल में एडमिट कराता है। इसके बाद जॉन्ग एक फ़ादर से मिलता है जो कि चर्च के फादर होते हैं और उनसे मदद मांगता है। फादर उससे पूछते हैं कि क्या उसने उस आदमी को शैतान बनते हुए देखा है, तो जॉन्ग बोलता है कि उसने ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा है। तो फादर ये सारी बातें सुनकर उसकी मदद करने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि ये सब सिर्फ एक अफवाह है। इसके बाद जॉन्ग खुद ही डिसाइड करता है कि वो उस आदमी को जान से मार देगा, इसलिए वो अपने दोस्तों को लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ पर उसे वो जापानीज़ आदमी कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन उसे पार्क दिख जाता है। पार्क दोस्तों वही आदमी होता है जिसने अपनी फैमिली को मार दिया था। वो अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था और वो इन पर हमला कर देता है। अब सभी लोग मिलकर उसे भी मार देते हैं और ये सारा सीन दोस्तों वो जापानीज़ आदमी उसी झाड़ियों में छुप कर देख रहा था। जॉन्ग को भी वो दिख जाता है और वो उसका पीछा करना चालू कर देता है। वो आदमी भागते हुए एक चोटी के नीचे गिर जाता है और छुप जाता है। यहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि जॉन्ग की मदद कर रही थी मूवी के शुरुआत में, जिसने वो सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। और ये लोग उस जापानीज़ आदमी को मरा हुआ समझकर यहाँ से निकल जाते हैं। और रास्ते में जब ये लोग घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो इनकी वैन से एक आदमी आकर टकराता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही जापानीज़ आदमी होता है जिसे इन लोगों ने मारा था, जो कि बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका था। तो अब सभी लोग उसे उठाकर ब्रिज के नीचे फेंक देते हैं और सोचते हैं कि वो मर गया। और ये सारी चीज़ें वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की वहीं ऊपर से देख रही होती है। अब ये सीन यहाँ पर कट होता है और जॉन्ग अपनी बेटी के पास वापस आते हैं और उसे लग रहा था कि वो आदमी मर चुका है, इसलिए अब उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। वो उसे लेकर घर आ जाते हैं। और अगले दिन हम एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखते हैं दोस्तों। जॉन का पार्टनर, जिसके ऊपर वो काला जादू भी असर करना अब चालू कर देता है, उन्होंने अपने ही पड़ोसी को बेरहमी से चाकू घोंप कर मार दिया था, जिसके बाद पुलिस उनको पकड़ लेती है और जिसके बाद पुलिस के द्वारा उनको पकड़ लिया गया। इसके बाद हम उसी तांत्रिक को देखते हैं जो कि जॉन्ग के घर पर दोबारा जाता है। यहाँ पर उसके नाक और मुंह से खून गिरना चालू हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम उसी सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की को देखते हैं और ये सब वही उसके साथ कर रही थी। कंफ्यूज हो गए होंगे कि एक्चुअल में शैतान कौन है, वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की या फिर वो जापानीज़ आदमी। वेल गाइज, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। सो गाइज, अब वो तांत्रिक यहाँ से निकलने के बाद जॉन्ग को कॉल करता है और बताता है कि वो जापानीज़ आदमी शैतान नहीं है, बल्कि शैतान वो वाइट ड्रेस वाली लड़की है। तो जॉन्ग उससे पूछता है कि वो जापानीज़ आदमी कौन है। तांत्रिक बताता है कि वो आदमी भी एक तांत्रिक है जो कि लोगों की मदद करता है। ये सब सुनकर जॉन भी कंफ्यूज हो गया था कि एक्चुअल में शैतान कौन है। वो भागकर घर की तरफ जाता है और अपनी बेटी को ढूंढना चालू कर देता है। तभी उसे बाहर वही सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की दिखती है और जॉन्ग उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। तो वो लड़की उसे फिर से वही कहानी बताना चालू कर देती है कि उसकी बेटी के अंदर शैतान है। जॉन्ग उसे गुस्से में पूछता है कि मुझसे सीधे सीधे बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। वो बोलती है कि तुम्हारी बेटी घर पर है और जॉन्ग घर जाने लगता है। वो लड़की उसे रोकती है और बोलती है कि घर मत जाओ प्लीज़, नहीं तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारा परिवार भी मारा जाएगा। ये सुनते ही दोस्तों जॉन रुक जाता है और लड़की उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे घर में एक जाल बिछा रखा है ताकि उस शैतान को पकड़ा जा सके।
वो बताती है कि जब तक ये मुर्गा 3 बार नहीं बोलेगा तुम्हें अपने घर में नहीं जाना होगा। जोंग उसकी बात मान लेता है और पूछता है कि उसने उसकी बेटी के साथ ये सब क्यों हो रहा है, जिस पर वो लड़की बोलती है कि तुमने एक पाप किया है, एक गलत काम किया है। तुमने उस जापानीज़ आदमी को मारने की कोशिश करी है जिससे कि तुम्हारी बेटी की हालात और ज़्यादा बुरे हो गए हैं। यहाँ पर वो बताती है कि इस पाप के कारण मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ, और बताती है कि जिस तांत्रिक से तुम मिले थे वो एक ढोंगी है, एक शैतान है, वो भी उस शैतान से मिला है, वो जापानीज़ आदमी से मिला हुआ है और तुम्हारी बेटी की तबीयत और ज़्यादा वो ख़राब कर रहा है। इसी पर दोस्तों वो मुर्गा 2 बार बोल चुका होता है और अभी एक बार उसे और बोलना बाकी होता है, लेकिन तभी जोंग को उस लड़की के पास अपनी बेटी की हेयर क्लिप दिखती है और उसके पास उसे सभी विक्टिम की कुछ ना कुछ चीज़ें दिखती है, और ये देखकर जोंग को यकीन हो जाता है कि यही वो शैतान है जो कि सभी को मार रही है। मीनवाइल हम जोंग के पार्टनर के नेफ्यू को देखते हैं जिसको यकीन होता है कि वो जापानीज़ आदमी अभी ज़िंदा है, तो वो उसे ढूंढता हुआ एक गुफा में पहुँच जाता है और वहाँ पर उसे वो जापानीज़ आदमी ज़िंदा भी मिल जाता है, और वो उस जापानीज़ आदमी से पूछता है कि मुझे बस ये बता दो कि तुम शैतान हो या नहीं हो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनने के बाद वो जापानीज़ आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और इसके बाद वो जापानीज़ आदमी एक कैमरा निकालता है और उसकी कुछ फ़ोटोज़ लेना चालू कर देता है, और दूसरी साइड जोंग घर की तरफ भागना चालू कर देता है। तो वो लड़की उसे चिल्ला कर रोकती है और बोलती है प्लीज़ घर में मत जाओ, लेकिन वो फिर भी उसकी बात नहीं मानता और घर में एंटर हो जाता है। हम देखते हैं कि जोंग जैसे ही घर में घुसता है बाहर एक फूल होता है और उसी टाइम वो फूल मुरझा जाता है। मतलब ये किसी तरह की जाल थी दोस्तों, मतलब ये किसी तरह की चाल थी जो कि सक्सेसफुल हो गई। अब जब जोंग घर के अंदर घुसता है तो उसे बहुत सारा खून दिखाई देता है, जहाँ पर उसे अपनी बीवी और अपनी माँ की लाश दिखाई देती है जिससे कि उसकी बेटी ने मार दिया था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है, जिसके बाद उसकी बेटी जोंग को भी मार देती है। और इन सब के दौरान वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की बाहर उदास बैठी थी। और इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जापानीज़ आदमी फ़ोटो लेने के बाद एक शैतान में बदल जाता है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है। और अगली सुबह वहीं दोस्तों तांत्रिक जोंग के घर पर आता है और सभी की फ़ोटोज़ लेना चालू कर देता है। घर के बाहर हम उसकी बेटी को देखते हैं जो कि बैठी थी सभी को मारकर। वो तांत्रिक सभी की फ़ोटोज़ लेकर यहाँ से निकल जाता है और हम उसके बॉक्स में सभी विक्टिम की तस्वीरें देखते हैं जिनकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। वेल गाइस, आपको मैं बता दूं कि वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की एक आत्मा थी जो कि जोंग की मदद करना चाहती थी, और वो जापानीज़ आदमी सच में एक शैतान था जो कि सभी लोगों को मार रहा था। जैसे कि उस लड़की ने बताया था कि वो तांत्रिक उस शैतान से मिला था, वो सच बोल रही थी और वहीं सबकी तस्वीरें लेकर उस शैतान को देता था ताकि वो उसकी मदद से उनको पॉजेस कर सके। सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की जोंग की फैमिली को बचाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उस शैतान ने जोंग को मैनिपुलेट कर दिया। दोस्तों उस सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की के पास सभी विक्टिम के कपड़े इसलिए थे क्योंकि वो सभी से मिल चुकी थी और उनकी मदद करने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन उस शैतान ने सभी को मैनिपुलेट किया जिससे कि वो नाकाम हो गई। वेल यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।